Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of results of Rutherford's atomic model of chapter 2 structure of atom. Okay, keeping in view the experiment, Rutherford proposed a planetary model of an atom. ठीक है, प्लानिटरी मॉडल उसने फिर उसको दे दिया नाम कि उसने क्या कहा कि जो हमारा एटम का जो एक मॉडल है वो बेसिकली प्लानिटरी मॉडल है। ठीक है, बिकॉज दिस मॉडल इज वेरी मच लाइक आवर सोलर सिस्टम with the sun as the center, like the nucleus of an atom। जिस तरह न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, उसी तरह से अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सन भी क्या होता है, सेंटर में है। ठीक है, एंड द प्लैनेट्स जो है वो क्या है, लॉक्ड इन डिफाइंड ऑर्बिट्स लाइक द इलेक्ट्रॉन्स लॉक्ड इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने प्लैनेट्स की बात करें तो वो भी जो है अराउंड द सन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसने इस जो मॉडल को जो है वो प्लैनेटरी मॉडल का भी नाम दिया। ठीक है, नाउ वी विल रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, the first result was that since most of the particle passed through the foil undeflected। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए हैं, वो अनडिफ्लेक्टेड जो हैं वो सीधे जो हैं वो मूव कर रहे थे अल्फा पार्टिकल। तो उस बेस पे उसने क्या रिजल्ट निकाला कि उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। तो उसने क्या कहा कि अगर इसका मतलब है कि ये जो गोल्ड की फॉइल है इसके जितने भी एटम इसके अंदर मौजूद हैं, वो एटम जो हैं उनमें ज़्यादातर जो जगह है वो क्या है, एम्प्टी है। अगर मैं बात करूं गोल्ड फॉइल जो हमने एक्सपेरिमेंट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें अगर आप देखें तो गोल्ड फॉइल बेसिकली गोल्ड जो है वो बेसिकली गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उस गोल्ड के जो है यहाँ पे 4 एटम जो है वो मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है, तो इस 4 एटम के अंदर से ये जब पार्टिकल गुजर रहे हैं तो उसकी बेस पे उसने जो है ये रिजल्ट्स दिए। उसने क्या कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रेज जो हैं या पार्टिकल जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे मूव कर गए। ठीक है, तो इससे उसने क्या चीज़ प्रिडिक्ट की, उसने क्या रिजल्ट्स जो हैं वो बताए कि उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड बाय द एटम है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। इसका मतलब है अंदर ज़्यादातर जगह जो है, स्पेस जो है वो खाली पड़ी हुई है। क्योंकि वो उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हर्डल क्रिएट कर रही हो। ठीक है, ज़्यादातर जगह खाली है, अंदर कोई भी चीज़ हर्डल क्रिएट नहीं कर रही। ज़्यादातर जो है पार्टिकल्स जो है वो सीधे मूव कर गए हैं। द सेकेंड पॉइंट जो है जो उसने रिजल्ट शो किया वो क्या था कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ वेरी फ्यू पार्टिकल prove that there is a center of positive charge in an atom which is called the nucleus of an atom। ठीक है, न्यूक्लियस को कैसे उसने प्रिडिक्ट किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बेसिकली अगर हम बात करें, प्रीवियसली हमने डिस्कस क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, ये किस पे कॉन्सिस्ट करते हैं, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे कॉन्सिस्ट करते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही ये जो है इस एटम में से पास किए, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस एटम के अंदर से पास किया, इसका मतलब है जैसे ही ये इसके अंदर से पास किया तो इसमें से थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी कोई ऐसा चार्ज मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसने इसको अपने से परे धकेला, रिपेल किया। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं
वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इसके सेंटर में भी, इसका मतलब है कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो कि इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और उस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर को उसने क्या नाम दिया था, उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। ठीक है। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन का मतलब है डेविएट होना, मुड़ जाना, अपने रास्ते से, एक सीधे रास्ते से क्या करना, डेविएट कर जाना, एक साइड पे बेंड हो जाना। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि उसने डिस्कस किया था वो क्या था कि द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू, द कंप्लीट टर्न बैक हो जाना या रीबाउंस हो जाना फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ठीक है। यानी कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। जिस तरह से ये यहाँ पे लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, क्यों लार्ज डिफ्लेक्शन हुई होगी, क्योंकि ये उसके बिल्कुल पास से होके गुजरा होगा। और यहाँ पे फ्यू डिफ्लेक्शन हुई, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि कंप्लीट बाउंस बैक जो हुआ उसने ये शो किया कि वो जो सेंटर है उस पे जो चीज़ प्रेजेंट है, ये अगर जिसको हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, वो बहुत डेंस है, वो हार्ड है, यानी वो बहुत ज़्यादा थिक है वो जगह। पॉजिटिव अगर चार्ज वहाँ पे मौजूद है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस एक जगह के ऊपर स्टिक हुआ हुआ है कि जैसे ही उसके साथ आके हीलियम पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट किए, अल्फा पार्टिकल आके टकराए, तो वो उसके साथ जाते ही उसी स्पीड के साथ जो है वो बाउंस बैक हुए, टर्न बैक हुए। ठीक है। तो इससे उसने क्या रिजल्ट शो किया, उसने कहा कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है और हार्ड है। और since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of the atom. उसने क्या कहा कि अगर जो है कुछ पार्टिकल इसमें से डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्यू पार्टिकल के डिफ्लेक्ट होने से उसने ये रिजल्ट शो किए कि जो साइज ऑफ एटम जो है, सॉरी न्यूक्लियस जो है वो वेरी स्मॉल है। इसको आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज कितना हो सकता है कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो वो पूरे का पूरा जो क्लासरूम है उसको आप एक कंसीडर करें कि वो एक एटम है। ठीक है। और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज क्या है कि अगर आप एक पेंसिल के साथ आप एक डॉट लगाते हैं तो वो बेसिकली वो जो छोटा सा एक डॉट है वो न्यूक्लियस है। ठीक है। यानी उसका साइज इतना छोटा है कि अगर आप एक ओवरऑल एक क्लास में बैठे हुए हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। ठीक है। ओके। द नेक्स्ट रिजल्ट दैट वाज शोन बाय Rutherford was the electron revolve around the nucleus. उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली कहीं कहीं स्टक नहीं हुए, बल्कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स जो है वो उनमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। वो कहीं भी स्टक नहीं हुए, ठीक है, एम्बेडेड नहीं है, वो क्या है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। जो है इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है। और द नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट क्या था कि एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसने क्या कहा कि अगर हम एक एटम को ओवरऑल, अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो उसके सब पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो सेम चार्जेस होंगे। ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस है लेकिन उनकी जो नंबर है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। Okay, and the next point and the last point that was discussed by Rutherford was except electron, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. ठीक है। न्यूक्लियॉन्स किसको उसने नाम दिया था, उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर
जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है, हमने प्रीवियसली जो है ये लेक्चर्स डिस्कस किए हैं कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो दोनों जो हैं उनको उसने न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। क्यों न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारा जो पॉइंट्स हैं वो उसने डिस्कस किया था अपने जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आपको जो है ये जो है पोस्टुलेट्स जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप करना है। इसकी डिटेल हम एक दफ़ा से यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज डिस्कस्ड इज since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by atom is empty। ठीक है, तो एम्प्टी पार्ट था ज्यादातर एटम में, उसका पहला पॉइंट ये था। सेकंड रिजल्ट जो उसने डिस्कस किया था वो क्या था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स prove that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus of an atom। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। dense and hard nucleus, the complete rebounds of few particles showed that the nucleus is very dense and hard। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्योंकि वो कम्प्लीटली बाउंस बैक हो गया, तो इसका मतलब है कि वो जिस शिद्दत के साथ जाके वो पॉजिटिव चार्ज उसके साथ लगा, तो उसने उसी शिद्दत से उसको क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया, उसको कर दिया। Okay, the fourth point is size of nucleus. Since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to the volume of the atom। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि साइज जो है वो उसका बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस वजह से जो है वो डिफ्लेक्शन वहाँ पे स्मॉल शो हुई है। Revolving, fifth point is revolving of electron. The electron revolve around the nucleus. And the sixth point is the number of electrons and protons in an atom is as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। ठीक है, okay, the seventh और last one is न्यूक्लियॉन नंबर भी इसको बोलते हैं या न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, एक्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स। ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम बोलते हैं डेट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन। यानी यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि डिफाइन करें न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या है। तो द पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई या रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन। और वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, now we will discuss the defect of Rutherford model. Although Rutherford experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defect। यानी उसने अपने तौर पे जो है जो उसने मॉडल दिया, जो उसने रिजल्ट्स दिए, उसकी बेस पे उसने प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके अपने मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। अब यहाँ पे दो पॉसिबल जो डिफेक्ट्स जो देखने में आए थे उसके अपने मॉडल में, वो दो पॉइंट हैं यहाँ पे। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफेक्ट ऑफ राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। According to the classical theory of radiation, electron being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। Okay, अब जिस तरह से जो मॉडल उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्लासिकल थ्योरी यानी इसका जो मॉडल था रदरफोर्ड का, ये बेसिकली क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस कर रहा था। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेज की, रेडिएशन बेसिकली क्या है, रेज है, तो रेज की क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है या अमिट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है।
और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको एनर्जी रिलीज कर करके जैसे ही लेट्स सपोज वो यहाँ पे आता है, फिर तो उसके पास बिल्कुल एनर्जी अगर ख़त्म हो गई है और उसको तो फिर क्या करना चाहिए, उसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर उसकी एनर्जी सारी ख़त्म हो गई है और वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फॉल कर गया है, इसका मतलब है कि वो एटम तो क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारी पूरी ये जो वर्ल्ड है ये पूरी की पूरी इसी पे बेस करी है, एटम पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ये सही नहीं है कि एटम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, कि वो रिलीज करता जा रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है फिर तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं जाके इन ऑर्बिट्स में ख़त्म हो जाएगी, और वो ख़त्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेबल हो जाएगा, वो तो मतलब कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पहला पॉइंट है जो कि उसका ठीक नहीं था उसके मॉडल के अगर हम देखें। अब सेकेंडली जो है, अगर हम इसी लास्ट पॉइंट की बेस पे बात करें कि अगर कंटिन्यूसली रेज जो है वो एमिट हो रही हैं, तो फिर तो जो अगर हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रम आता है लाइट का, कि अगर आप देखना चाह रहे हो कि लाइट का किस तरह से वो उसका एक पैटर्न शो हो रहा है, तो वो पैटर्न फिर कंटिन्यूस पैटर्न होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया वो बेसिकली ये पैटर्न था, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये दो जो है इनमें डिफेक्ट थे इसके मॉडल में। सेकंड क्या था, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम। इफ द इलेक्ट्रॉन emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है कि जैसे जैसे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो यानी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता जा रहा है तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, वो इस तरह का एक स्पेक्ट्रम बनता हुआ जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया था स्पेक्ट्रम, वो बेसिकली क्या था, वो ये स्पेक्ट्रम आ रहा था। ठीक है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम आ रहा था वो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। ठीक है, तो ये दो डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो हमने जो है इन दो लेक्चर्स में जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जो है वो डिस्कस किया है। आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन दो लेक्चर्स को मिला के इसको याद कर लेना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इनको शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से देख लेने हैं। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यूक्लियस किस तरह से उसने प्रूव किया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे लोकेटेड है, और जो है न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर इसमें से जो है निकाल लेना। Okay, despite the of objection on the Rutherford atomic model, yet it cultivated thought-provoking ideas among them। ठीक है, यानी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो लास्ट जो हमने दो ऑब्जेक्शंस देखी हैं, इसके बावजूद उसके मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, यानी उससे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो साइंटिस्ट को आए और उन्होंने इस पर वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी।